सुनहरी सुबह थी, लेकिन विक्रम के जीवन में हर सुबह अब एक डर लेकर आती थी। वह एक प्रसिद्ध हॉरर फिल्म निर्देशक था जो अपने करियर के शिखर पर था, लेकिन अंदर से वह खुद से हार चुका था। उसकी पत्नी पिया के साथ उसका रिश्ता ठंडा हो गया था। रिश्तों में दरारें गहराने लगी थीं, और इस बार वजह कुछ और नहीं बल्कि पिया की मां का आकस्मिक निधन था। पिया को उसकी मां के मरने की खबर तब मिली जब वह और विक्रम मॉरिशस में छुट्टियां मना रहे थे। उस एक फोन कॉल ने सब कुछ बदल दिया। पिया की आंखों में सूनापन उतर आया था। वह कुछ कहती नहीं थी, लेकिन उसके भीतर कुछ टूट चुका था। विक्रम ने उसे सांत्वना देने की कोशिश की, लेकिन उनके बीच का भावनात्मक फासला और बढ़ता गया। पिया के चेहरे पर अब एक अजीब सी बेचैनी थी। वह बार बार अपनी मां के बारे में सोचती रहती और कुछ रहस्यमयी बातें बड़बड़ाती जो विक्रम को समझ नहीं आती। जब दोनों भारत लौटे, पिया ने विक्रम से कहा कि वह अपनी मां के घर गोवा जाना चाहती है, जहां वह पली बढ़ी थी। विक्रम ने अनमने मन से हाँ कर दी। गोवा पहुंचते ही कुछ बदलने लगा। वह घर एक सामान्य पुर्तगाली हवेली थी, लेकिन जैसे ही पिया ने दरवाजा खोला, हवाओं में एक पुरानी दबी सिसकी सुनाई दी। विक्रम को महसूस हुआ कि इस घर की दीवारें जैसे कुछ कहना चाहती हों। पिया अजीब सी शांति से घर में घूम रही थी, जैसे वह कोई सपना जी रही हो। विक्रम उस रात चैन से सो नहीं सका। उसे लगा कि घर के किसी कोने से किसी के रोने की आवाजें आ रही हैं। उसने सोचा कि शायद यह उसका वहम है, लेकिन सुबह होते ही उसने देखा कि पिया के हाथों पर नाखूनों के गहरे निशान थे, जैसे किसी ने उन्हें जोर से पकड़कर खींचा हो। विक्रम ने पूछा तो पिया ने कहा, शायद मैंने खुद ही नींद में कर लिया होगा, लेकिन उसकी आवाज में कंपन था। विक्रम अब घबरा गया था। वह एक रैशनल व्यक्ति था जो आत्मा प्रेत जैसी बातों पर यकीन नहीं करता था, लेकिन अब जो कुछ हो रहा था वो तर्क के दायरे से बाहर था। इसी बीच पिया का बर्ताव और अजीब होता जा रहा था। कभी वह घर के कोने में खड़ी होकर किसी से बातें करती, कभी खुद से कहती, वो वापस आ गई है। विक्रम ने कई बार देखा कि पिया रात को उठकर घर के पुराने तहखाने में जाती और कई घंटों तक वहां अकेले बैठी रहती। विक्रम ने मदद के लिए एक स्थानीय पंडित को बुलाया। पंडित ने घर के चारों ओर घूमते हुए कहा, यह घर शापित है। यहाँ कोई आत्मा बंधी हुई है जो मुक्ति नहीं पा सकी। विक्रम ने पंडित की बातों को पहले तो मजाक समझा, लेकिन जैसे जैसे घटनाएं बढ़ती गईं, वह डरने लगा। खासकर उस रात जब पिया की आंखों में उसे कोई और दिखाई दिया। उस रात बारिश हो रही थी। बिजली की कड़क के साथ विक्रम की नींद खुली। उसने देखा कि पिया खिड़की के पास खड़ी है, लेकिन उसके हाव भाव बदल चुके थे। उसकी आंखें सुनी थीं, सन्ना सुनी थीं, और उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान थी। जब विक्रम ने उसका नाम लिया तो पिया ने गर्दन घुमाकर उसकी ओर देखा और एक अजनबी आवाज में बोली, वो मेरा था, सिर्फ मेरा। विक्रम की रूह कांप गई। यह पिया नहीं थी, यह कोई और था जो उसके भीतर समा चुका था। अब कहानी की असली परतें खुलने लगी थीं। पिया की आंखों में वह चमक अब नहीं थी। विक्रम को वह पिया नहीं लगती थी। वह जैसे किसी और की परछाई बन चुकी थी। उसकी हर हरकत में एक अजीब रहस्य छिपा था। कभी वह एकदम शांत रहती और कभी गुस्से में टूट पड़ती। विक्रम ने सोचा, क्या शिम यह सदमे की प्रतिक्रिया है या वाकई कुछ अलौकिक घट रहा है? एक दिन पिया ने विक्रम से कहा, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। वह उसे लेकर तहखाने में गई। तहखाने में एक पुराना संदूक रखा था, जिसे खोलते ही धूल के बादल उड़ने लगे। उसमें कुछ किताबें थीं, कुछ तस्वीरें और एक पुरानी डॉल। पिया ने वह डॉल हाथ में उठाकर चूम लिया, जैसे वह कोई अपना हो। उसने कहा, यह नंदिनी की गुड़िया है। विक्रम ने चौंक कर पूछा, नंदिनी कौन है? पिया बोली, मेरी जुड़वां बहन थी, वो मर गई थी। विक्रम के पांव तले जमीन खिसक गई। उन्होंने कभी नहीं सुना था कि पिया की कोई बहन भी थी। कभी बताया क्यों नहीं? क्योंकि मां नहीं चाहती थी कि उसका नाम लिया जाए। पिया ने कहा कि जब वह और नंदिनी 4 साल की थीं, तब एक दिन दोनों तालाब के पास खेल रही थीं। पिया ने नंदिनी को धक्का दे दिया खेल में, लेकिन नंदिनी डूब गई। मां ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन देर हो गई।
उस दिन से माँ ने पिया को दोषी मानना शुरू कर दिया। पिया की आंखों से आंसू बहने लगे। माँ ने मुझसे नफरत की, लेकिन नंदिनी कभी गई नहीं थी। वो यहीं थी, हमारे बीच, मुझे देखती थी। और अब जब माँ मर गई है, वो मुझ में लौट आई है। विक्रम कुछ समझ नहीं पा रहा था। क्या यह सिर्फ अपराधबोध था या सच में कोई आत्मा थी? अगले कुछ दिनों में हालात और बिगड़ने लगे। पिया दिन में सोती और रात में चलती रहती, कभी सीढ़ियों पर बैठी रोती, कभी दीवारों पर कुछ लिखती। एक बार विक्रम ने उसे घर की पुरानी किताबों से किसी लैटिन मंत्र का उच्चारण करते हुए पाया। उसके चेहरे पर तब एक शैतानी सुकून था। विक्रम ने एक मनोचिकित्सक को बुलाया। उसने पिया की हालत देखी और कहा, यह डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर भी हो सकता है, लेकिन यह तब होता है जब व्यक्ति के भीतर गहरे आघात हों। इस केस में आत्मा प्रवेश की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। अब मामला रहस्य और विज्ञान के बीच झूल रहा था। इसी बीच विक्रम को उस पुराने संदूक में एक और चीज मिली, एक चिट्ठी जो पिया की माँ ने मरने से पहले लिखी थी। उसमें लिखा था, अगर मैं मर जाऊं और यह पत्र तुम्हें मिले तो समझना कि नंदिनी लौट आई है। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो अब और नहीं रुकेगी। वो पिया के जरिए इस घर को, इस नाम को खत्म करना चाहती है, क्योंकि उसे लगता है उसका बचपन, उसका हक छीन लिया गया था। अगर उसे रोकोगे नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। विक्रम अब डर से कांपने लगा था। क्या सच में एक आत्मा ने पिया को अपना माध्यम बना लिया था? उसने पंडित को दोबारा बुलाया। पंडित ने कहा, जिस आत्मा ने यह शरीर लिया है वो जुड़वां है, और जुड़वां आत्माएं बहुत प्रबल होती हैं। इनका संबंध जन्म से भी गहरा होता है और मृत्यु से भी नहीं टूटता। पंडित ने सुझाव दिया कि आत्मा से संवाद करके उसे शांत किया जाए, लेकिन इसके लिए खतरा बहुत था। आत्मा क्रोधित हो सकती थी। रात को जब पिया सो रही थी, पंडित ने मंत्रों से एक चक्र बनाया और आत्मा से संवाद शुरू किया। उस चक्र के भीतर पिया की आंखें खुल गईं, लेकिन अब वो न पिया थी, न ही कोई इंसान। वह एक साया बन चुकी थी। उसकी आवाज में नफरत थी। तुम सबने मुझे भुला दिया था, माँ ने मुझे मार डाला, अब कोई नहीं बचेगा। उसके शब्द हवा में गूंजे और घर की सारी खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं। बिजली चली गई और हर कोने में अंधकार पसर गया। पंडित ने अपना हाथ जोड़ते हुए कहा, नंदिनी, अगर तुम्हें मुक्ति चाहिए तो बदला नहीं, क्षमा की राह चुनो। लेकिन नंदिनी चीख उठी, क्षमा? मुझे तो मेरी बहन ने मारा था, अब वह मेरी जगह लेगी, हमेशा के लिए। पिया का शरीर अब एक कठपुतली जैसा हो गया था। आत्मा उसे अपने इशारों पर नचा रही थी। विक्रम चीखा, पिया प्लीज वापस आओ। एक पल के लिए सब कुछ थम गया। पिया की आंखों में थोड़ी देर के लिए उसकी आत्मा लौटी। उसने विक्रम की ओर देखा और कहा, मुझे बचा लो। फिर सब कुछ अंधकार में समा गया। घुप अंधेरे कमरे में चुपचाप बैठे विक्रम की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसकी आंखों के सामने जो कुछ घट रहा था वह उसकी समझ और सहन शक्ति दोनों से परे था। एक तरफ पिया, उसकी पत्नी जिसे वह टूट कर चाहता था, और दूसरी तरफ वह रहस्यमयी आत्मा जो अब उसकी जान की सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी थी, नंदिनी। पंडित वहीं बैठा, थका और डरा हुआ था। उसने कहा, इस आत्मा को हटाना आसान नहीं है। ये केवल साधारण आत्मा नहीं है, ये एक जुड़वां है, और जुड़वां आत्माएं हमेशा भावनाओं के धागों से बंधी होती हैं। विक्रम अब किसी भी तरह से पिया को बचाना चाहता था, लेकिन उसके पास कोई स्पष्ट रास्ता नहीं था। उसने पंडित से पूछा, तो हमें क्या करना होगा? क्या इसका कोई अंत है? पंडित ने कहा, हाँ, लेकिन उसके लिए हमें अतीत के उन दरवाजों को खोलना होगा जिन्हें बंद करने की कोशिश की गई थी। तुम्हें पिया की माँ का पूरा सच जानना होगा, क्योंकि इस कहानी की जड़ वही है। अगले दिन विक्रम पिया की माँ के पुराने कमरे में गया। उसने अलमारी की दराजें, फाइलें और डायरी खंगालनी शुरू की, और उससे वह मिल ही गया जिसकी वह तलाश कर रहा था। एक पुरानी डायरी जिस पर पिया की माँ का नाम लिखा था, शिवानी। डायरी के पहले कुछ पन्नों में माँ की व्यक्तिगत बातें थीं, पिया और नंदिनी के बचपन की कहानियां, उनका हंसना, खेलना, झगड़ना। लेकिन जैसे जैसे वह आगे पढ़ता गया, लेखनी में बदलाव आता गया और डर, पछतावे और रहस्य का साया उसमें झलकने लगा। आज फिर नंदिनी ने पिया को धक्का दिया। उसकी आंखों में अजीब नफरत है,
2 साल की उम्र में भी वो इतनी कड़वी बातें करती है, जैसे किसी और की आत्मा उसमें हो। क्या जुड़वां बच्चों में ऐसा होता है? अब मैं डरने लगी हूँ। नंदिनी मुझे घूरती है, जैसे वो जानती है कि मैं किसे ज्यादा प्यार करती हूँ। एक बार उसने मेरी गुड़िया को फाड़ डाला, जो मैंने अपने बचपन में संभाल कर रखी थी। आज वह तालाब में डूब गई। मैं भागी थी बचाने, लेकिन एक पल के लिए मैं रुक गई। मैंने देखा उसकी आंखों में बदला था। क्या मैंने उसे मरने दिया? विक्रम को पसीना आने लगा। यह कोई सामान्य दुर्घटना नहीं थी। यह एक ऐसी माँ की अपराध बोध भरी कहानी थी, जिसने शायद जानबूझकर एक बेटी को मरने दिया। डायरी के आखिरी पन्नों में एक अजीब सी बात लिखी थी। मैंने उसकी आत्मा को बांध दिया है, घर के तहखाने में, उस संदूक में जो हमने कभी नहीं खोला। उस डॉल के अंदर उसकी आत्मा है। अगर कभी वो बाहर आ गई तो सब खत्म हो जाएगा। विक्रम अब समझ चुका था, जिस दिन पिया ने वह डॉल उठाई थी, उसी दिन से आत्मा ने उसके शरीर को अपनाना शुरू कर दिया था। उसी रात विक्रम ने एक साहसिक निर्णय लिया। वह उस डॉल को जलाकर नंदिनी की आत्मा को मुक्त करेगा। वह तहखाने में गया। पिया सो रही थी, या शायद आत्मा उसे गहरी नींद में रखे थी। विक्रम ने वह डॉल निकाली और उसे जलाने के लिए लकड़ी इकट्ठा करने लगा, लेकिन तभी एक भयंकर चीख गूंजी। तहखाने की लाइट झपकने लगी और सामने खड़ी हो गई नंदिनी। नहीं, वो पिया के शरीर में नहीं थी। वह खुद प्रकट हो चुकी थी, धुएं जैसी, छाया जैसी, लेकिन आंखें चमकती हुई, लाल और भयावह। उसने कहा, तू मुझे मिटा नहीं सकता। मैं उसकी जुड़वां हूं। अगर वो जलेगी, मैं भी जाऊंगी, लेकिन अगर मैं जिंदा रहूं, मैं पिया को पूरी तरह ले लूंगी। विक्रम कांप गया। आत्मा अब भावनाओं के जरिए सौदा करने पर उतारू थी। विक्रम ने कहा, तुम क्यों वापस आई हो नंदिनी? क्या तुम नहीं चाहती थी कि पिया खुश रहे? नंदिनी चीख उठी, माँ ने मुझे मरने दिया। पिया को सब मिला, प्यार, जीवन, यादें, और मुझे मिला सिर्फ अंधकार। अब उसकी बारी है उस अंधकार को जीने की। विक्रम ने उसे शांत करने की कोशिश की। अगर मैं तुम्हें वो प्यार दूं जो तुम्हें नहीं मिला, अगर मैं तुम्हें एक नई पहचान दूं, क्या तुम पिया को छोड़ दोगी? नंदिनी कुछ देर चुप रही, फिर धीमे स्वर में बोली, मेरी एक इच्छा है। मुझे माँ से बात करनी है, एक बार, एक आखिरी बार। लेकिन माँ मर चुकी थी। पंडित ने कहा, अगर आत्मा को मोक्ष चाहिए तो उसे बंद द्वारों को खोलना होगा। हम एक प्रेत संवाद करेंगे, जिसमें आत्मा और मृत आत्माएं एक बार मिल सकती हैं। विक्रम ने पिया को कमरे में लाया। पंडित ने विशेष मंत्रों से एक चक्र बनाया, एक दीपक जलाया और दोनों आत्माओं को आमंत्रित किया। धीरे धीरे कमरे की हवा भारी होने लगी, दीवारें कांपने लगीं, और फिर वहां शिवानी प्रकट हुई। उसकी आत्मा शांत, करुणामय। शिवानी ने नंदिनी की ओर देखा। मुझे माफ कर दो बेटी, मैं डर गई थी। मुझे समझ नहीं आया कि कैसे 2 बेटियों से एक को चुनूं। मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन वो भी एक अपराध था। नंदिनी की आंखों में आंसू थे, आत्मा के आंसू। उसने धीरे से कहा, तुमने मुझे मारा नहीं, लेकिन बचाया भी नहीं। शिवानी ने हाथ फैलाया, अब मैं तुम्हें लेने आई हूं, चलो घर चलते हैं। नंदिनी की आत्मा कांपी। उसने पिया की ओर देखा और मुस्कुराई। अब तेरा है जीवन और मेरी मुक्ति। वह शिवानी की ओर बढ़ी और दोनों आत्माएं प्रकाश में समा गईं। कमरे में सब कुछ सामान्य हो गया। मुक्ति के बाद क्या डर वाकई खत्म हुआ, या कुछ छिपा है अभी भी? पंडित मंत्र समाप्त कर चुका था। कमरे में अब न तो छाया थी, न गूंजती हुई चीखें। हवा स्थिर थी। दिए की लौ एक सीधी रेखा की तरह खड़ी थी, जैसे हर डर, हर पीड़ा अब शांत हो गई, हुक्म कर गई हो। पिया की आंखें धीरे धीरे खुली। उनमें डर की जगह अब खालीपन था। विक्रम ने धीरे से उसका हाथ थामा। पिया? पिया ने सिर हिलाया। वह थोड़ी घबराई हुई थी, जैसे किसी लंबे बुरे सपने से जागी हो। विक्रम, मुझे क्या हुआ था? विक्रम ने उसे कुछ नहीं बताया, बस धीरे से बाहों में भर लिया। उसे लगा यह कहानी यहीं खत्म हो गई। लेकिन उस रात जब सब सो गए, हवाओं ने घर में एक बार फिर से दस्तक दी। पिया के सपने अब शांत नहीं थे। उसने देखा वह तालाब के किनारे खड़ी है। सामने वही गुड़िया है जली हुई, लेकिन उसकी आंखें अब भी चमक रही हैं। और फिर पानी से एक चेहरा उभरा, नंदिनी का नहीं, किसी और का कोई, जिसकी आंखें नफरत से भरी थीं और वो फुसफुसा रही थी।
तुमने मुझे भुला दिया। पिया की चीख से विक्रम जागा। उसने उसे शांत किया। कुछ नहीं, बस सपना था। लेकिन पिया कांप रही थी। ये नंदनी नहीं थी, ये कोई और है, कोई जिसे हमने नहीं बुलाया, लेकिन वो आ गई है। पंडित को दोबारा बुलाया गया। पंडित ने पूजा की, मंत्र पढ़े और फिर गंभीर हो गया। इस घर में सिर्फ नंदनी नहीं थी। यह जमीन, यह घर पहले भी किसी और के अधीन रहा है। और जब हमने आत्मा से संवाद किया तो केवल नंदनी नहीं, कुछ और भी जाग गया। विक्रम चौंका। कुछ और? पंडित बोला, हाँ, आत्माओं की दुनिया में जब द्वार खुलता है तो कौन सी आत्मा अंदर से बाहर आएगी, यह तय करना इंसान के हाथ में नहीं होता। अब कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया था। पिया के व्यवहार में फिर से बदलाव आने लगा। लेकिन इस बार वह न नंदनी जैसी थी, न खुद पिया जैसी। वह बहुत शांत हो गई थी, एकदम खाली। उसकी आंखें दूर कहीं अटक जाती और वह कई बार घंटों तक एक जगह बैठी रहती। एक रात उसने विक्रम से पूछा, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? विक्रम मुस्कुराया। ये कैसा सवाल है? पिया बोली, अगर मैं पिया नहीं होती तब भी करते? विक्रम का दिल दहल गया। उसने धीरे से पूछा, तुम कौन हो? पिया मुस्कुराई एक डरावनी मुस्कान और बोली, एक वो जिसे कभी किसी ने प्यार नहीं दिया, जिसने इस घर में जन्म लिया था लेकिन कभी अपनापन नहीं मिला। अगली सुबह विक्रम ने तहकीकात शुरू की। उसने नगर पालिका के रिकॉर्ड्स, पुराने दस्तावेज और संपत्ति के मालिकों की सूची निकलवाई। जो उसने जाना वह चौंकाने वाला था। इस जमीन पर पहले एक अस्पताल था मानसिक रोगियों का। यहाँ के कई रोगियों की रहस्यमयी मौतें हुई थीं, खासकर एक लड़की माया, जिसे हर कोई विलक्षण आत्मा कहता था। माया का जन्म असाधारण था। बचपन से ही वह दूसरे लोगों के मन की बातें जान जाती थी। उसे सपनों में भविष्य दिखता था, लेकिन समाज ने उसे पागल करार दे दिया। एक दिन उसने खुद को अस्पताल में आग लगाकर जला लिया। उसके मरने के बाद लोग कहते थे उसकी आत्मा अब भी जिंदा है और जो उसे पहचानता नहीं उसे वह अपना बनाती है, जबरदस्ती। विक्रम ने पंडित से कहा, तो क्या पिया में माया की आत्मा है? पंडित ने सहमते हुए सिर हिलाया। बहुत संभव है। ये आत्मा नंदनी से कहीं ज्यादा ताकतवर है और कहीं ज्यादा अकेली। अब कहानी फिर से डरावनी मोड़ पर आ गई थी। पिया की आंखों में अब वो भाव नहीं था जो विक्रम पहचानता था। वो उसे देखकर हंसती, लेकिन हंसी के पीछे कुछ और छिपा होता। एक रात विक्रम ने देखा पिया दीवार पर कुछ लिख रही थी, खून से। उसने लिखा था, तुमने मुझे नहीं देखा, अब मैं तुम्हारा चेहरा बनूंगी। विक्रम ने तुरंत पंडित को बुलाया। पंडित ने कहा, हमें तुरंत आत्मा का नाम लेकर उसे बाहर निकालना होगा, लेकिन एक शर्त है, पिया को खुद उस आत्मा को अस्वीकार करना होगा। अगर पिया ने एक बार भी उसे अपनाया तो आत्मा पूरी तरह उसमें समा जाएगी। उस रात अंतिम संवाद की तैयारी हुई। एक बार फिर मंत्र, दीपक, राख और वही पुराना कमरा। पिया को माया के नाम से बुलाया गया। धीरे धीरे पिया की आंखें बदल गईं, आवाज बदल गई और माया ने बोलना शुरू किया। मैं कौन हूँ कोई नहीं जानता, लेकिन मैं हर उस स्त्री का दर्द हूँ जिसे कभी समझा नहीं गया। मुझे पागल कहा गया और अब मैं हर पगली की आत्मा बन गई हूँ। पंडित ने कहा, तुम अब जा सकती हो, तुम्हारी मुक्ति का समय है। माया चिल्लाई, मुक्ति? मैं क्यों जाऊं? यहाँ पहली बार किसी ने मुझे देखा है, सुना है। और उसने विक्रम की ओर देखा। ये मुझे देखता है, लेकिन क्या ये मुझे प्यार करेगा जब मैं सिर्फ परछाई बनूं? विक्रम ने धीरे से कहा, माया, तुम सिर्फ परछाई नहीं हो, तुम पीड़ा हो, लेकिन हर पीड़ा की एक सुबह होती है। तुम इस घर की शांति चाहती हो तो पिया को आजाद करो। एक पल को माया रुकी। पिया के चेहरे पर हल्की झलक आई। उसने कहा, मैं पिया हूं, मैं माया नहीं हूं। और एक तेज चीख के साथ पिया जमीन पर गिर गई। दीपक बुझ गया। कमरे में शांति छा गई। धीरे धीरे रात बीतने लगी। घर के कोने कोने में अब शांति का आभास था। पिया बेसुध थी, लेकिन उसकी सांसें स्थिर थीं। विक्रम ने उसकी आंखों में देखा। अब कोई दूसरी परछाई नहीं थी, कोई दूसरी आत्मा नहीं झांक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे माया की आत्मा अब पूरी तरह मुक्त हो गई हो। पंडित ने गहरा सांस लिया और कहा, सब खत्म हो गया। लेकिन विक्रम जानता था कुछ अंत नहीं हुआ।
उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इतने बड़े संकट का हल इतना सरल हो सकता है, और फिर भी वह चाहता था कि अब आगे कुछ न घटे। वह थक चुका था। कुछ दिनों तक सब सामान्य रहा। पिया फिर से मुस्कुराने लगी। उसने विक्रम के लिए खाना बनाना शुरू किया, बालकनी में फूलों को पानी देने लगी, पुरानी तस्वीरों में रुचि लेने लगी। लेकिन कुछ कुछ उसमें अब भी अलग था। जैसे उसकी मुस्कान में कोई नकाब था, जैसे उसकी आंखें अब भी कुछ छिपा रही थीं। एक दिन वह विक्रम से बोली, क्या तुमने कभी सोचा कि अगर आत्मा किसी के शरीर से निकल भी जाए तो क्या उसकी स्मृतियां भी निकल जाती हैं? विक्रम चौंका। क्या मतलब? पिया ने उसकी ओर देखा, धीरे से बोली, मैं अब भी सपनों में वही कमरा देखती हूँ, वो अस्पताल, वो जलता हुआ चेहरा, वो नाम माया। विक्रम की धड़कनें रुक सी गईं। वह तुरंत पंडित के पास गया। पंडित ने गहरी चिंता के साथ कहा, अगर आत्मा मुक्त भी हो गई हो, पर उसकी स्मृतियां अगर शरीर में रह जाएं, तो वह व्यक्ति धीरे धीरे उस आत्मा के गुणों को अपनाने लगता है। क्या मतलब? विक्रम ने पूछा। मतलब यह, पंडित बोला, कि अब पिया पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। वह धीरे धीरे माया की मानसिक स्थिति में जा सकती है, और अगर माया की पीड़ा पिया के भीतर समा गई तो आत्मा के बिना भी उसका प्रभाव पिया के व्यक्तित्व पर रहेगा। अब कहानी एक नया मोड़ ले रही थी। आत्मा जा चुकी थी, पर उसकी छाया अब भी मौजूद थी। विक्रम ने एक मनोचिकित्सक से संपर्क किया, डॉलीना, जो गहराई से मानसिक बीमारियों और ट्रॉमा पर काम करती थी। लीना ने पिया से लंबी बातचीत की और फिर कहा, उसके भीतर आत्मा नहीं है, पर वो आत्मा अब एक स्मृति बन चुकी है, एक विकृत पहचान जिसे वह खुद से अलग नहीं कर पा रही। उन्होंने एक सुझाव दिया, हमें पिया को उसके अतीत से पूरी तरह तोड़ना होगा। उसे यह यकीन दिलाना होगा कि वह न माया है न नंदनी, बल्कि केवल पिया है। इसके लिए हमें अंधेरे से सामना कराना होगा। वह जो डरती है उसे खुद देखना होगा। विक्रम सहमत हुआ। अगले दिन वे फिर उस पुराने मानसिक अस्पताल की खंडहरों में गए। अब वो जगह जर्जर हो चुकी थी। छतें टूटी हुई, दीवारों पर जाले और हर कोने से सड़ी हुई नमी की बदबू। वहां पिया को वह कमरा दिखाया गया जहां माया की मृत्यु हुई थी। पिया के कदम लड़खड़ा गए। यहीं मैं थी, वह बड़बड़ाई। डॉक्टर लीना ने पूछा, तुम कौन हो पिया? मैं माया नहीं, मैं। उसकी आवाज कांप रही थी और फिर उसने अपनी आंखें बंद की और जोर से चिल्लाई, मैं माया नहीं हूं, मैं पिया हूं। मैं उसकी पीड़ा नहीं हूं, मैं अपनी जिंदगी हूं। और उस पल जैसे कुछ टूट गया। दीवार की एक दरार में से हवा निकली, जैसे कोई कैद आत्मा अंततः निकल गई हो। पिया जमीन पर गिर पड़ी, पर इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं, शांति थी। कुछ सप्ताह बाद पिया पूरी तरह सामान्य हो गई थी। उसने अपनी जिंदगी को दोबारा जीना शुरू किया। उसने विक्रम से कहा, मैं अब जानती हूँ, पीड़ा भी एक कहानी है जिसे हम अगर लिखना छोड़ दें तो वो मिट जाती है। विक्रम ने उसे गले लगा लिया, लेकिन एक आखिरी बात जो किसी ने नहीं देखी। उस रात जब सब सो गए थे, विक्रम की अलमारी में रखी पुरानी डायरी जो शिवानी की थी, खुद ब खुद खुल गई। और एक पन्ने पर जो अब तक कोरा था, कुछ लिखा गया, अब मैं जानती हूं, खुद को मिटाना नहीं, खुद को स्वीकार करना ही मुक्ति है। विक्रम को लगा था कि सब कुछ अब सामान्य हो चुका है। पिया अब हंसती थी, बात करती थी, अपने स्टूडियो में नई तस्वीरें बना रही थी। सब कुछ जैसे समय के साथ ठंडा पड़ गया था। लेकिन समय सिर्फ जख्म नहीं भरता, वह कभी कभी पुराने सच को भी उघाड़ देता है। एक दिन विक्रम को एक पैकेट मिला, पोस्ट से आया हुआ। नाम लिखा था श्री विक्रम शाह, लेकिन भेजने वाले का कोई नाम नहीं था। विक्रम ने पैकेट खोला, उसमें एक पुरानी डायरी थी, कुछ अखबार की कतरने और एक चिट्ठी। चिट्ठी में लिखा था, तुम जिसे माया कहते हो वह सिर्फ एक आत्मा नहीं थी, वह जिंदा भी रही थी, और पिया से उसका रिश्ता सिर्फ आध्यात्मिक नहीं, रक्त का था। विक्रम के हाथ कांपने लगे। डायरी पर नाम था सावित्री मेहरा। वह एक नर्स थी उसी मानसिक अस्पताल में जहां माया भर्ती थी।
डायरी में सावित्री ने कई बातें लिखी थीं। उसकी कलम में डर था, पछतावा था और एक रहस्य भी। माया सिर्फ मानसिक रोगी नहीं थी, वह डॉक्टर शर्मा की बेटी थी, पर उसने कभी उसे बेटी नहीं माना। माया को उसकी माँ ने एक पुजारी के कहने पर तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए बलि स्वरूप छोड़ दिया था, लेकिन वह बच गई और फिर इस अस्पताल में लाकर दफना दी गई। वह कभी पागल नहीं थी, सिर्फ अजीब थी। वह उन लोगों की बातें सुन सकती थी जो मर चुके थे। मैंने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उस दिन जब अस्पताल में आग लगी, वह अंदर ही थी और मरते समय उसने कहा, मैं लौटूंगी अपने खून के जरिए। विक्रम का सिर घूम गया। अपने खून के जरिए? अखबार की कतरनों में एक खबर थी, माया मेहरा की मौत की गुत्थी, अस्पताल में लगी आग से हुई मौत पर संदेह। और नीचे था, मेहरा परिवार की नई पीढ़ी विदेश चली गई। नाम था प्रियंका मेहरा, यानी पिया। अब सब कुछ साफ होने लगा। पिया सिर्फ किसी बाहरी आत्मा का शिकार नहीं थी, वह खुद माया के वंश से थी। शायद यह कोई संयोग नहीं था कि आत्मा उसी में समाए। शायद माया की आत्मा को उसी में जाना था, क्योंकि वही उसका खून थी। विक्रम को अब समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। क्या वह पिया को यह बताए? क्या यह फिर से उस पर असर डालेगा, या फिर पिया को खुद यह पहले से पता था? उसी रात जब वह घर पहुंचा, पिया उससे छत पर मिली, अंधेरे में अकेली बैठी हुई। उसने कहा, तुमने वो चिट्ठी पढ़ ली? विक्रम चौंका। तुम्हें कैसे पता? पिया ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें शांत थीं, लेकिन गहराई में जलता हुआ कुछ था। क्योंकि वो डायरी मैंने ही भेजी थी। अब विक्रम पूरी तरह स्तब्ध था। पिया बोली, मैं जानती थी हमेशा से कि मुझ में कुछ है जो दूसरों से अलग है। जब मैं छोटी थी तो मुझे सपने आते थे, जली हुई औरतें, मंदिर, पुजारी और तांत्रिक अनुष्ठान, लेकिन मुझे समझ नहीं आता था कि मैं कौन हूँ। जब हम इस घर में आए, वो सब कुछ सिर्फ अचानक नहीं हुआ। वो मेरा बुलावा था। माया सिर्फ मेरे भीतर आई नहीं, वह हमेशा से थी। मैं उसका अंश हूँ, उसका खून हूँ। विक्रम की आंखों में दर्द और डर दोनों था। तो क्या ये सब तुमने किया? पिया ने सिर हिलाया। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन माया की आत्मा जब मुझ में समाई तो मुझे हर वो दर्द, हर वो चीख, हर वो अपमान महसूस हुआ जो उसने सहा था। अब वो मुक्त हो गई है, लेकिन मैं अब कभी पहले जैसी नहीं बन सकती। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर पिया बोली, मैं जाना चाहती हूँ विक्रम, मुझे इस जगह से, इस कहानी से बाहर निकलना है। कहाँ जाओगी? विक्रम ने पूछा। वहीं जहाँ माया का जन्म हुआ था, जहाँ उसका सब कुछ छीन लिया गया था। मैं वहाँ एक स्कूल बनाना चाहती हूँ, उन बच्चों के लिए जो अलग हैं, जिन्हें लोग पागल कहते हैं। मैं नहीं चाहती कोई और माया बने। विक्रम की आंखों में आंसू आ गए। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, पिया ने मुस्कुराकर कहा। तुम्हें डर नहीं लगता? विक्रम ने धीरे से कहा। अब नहीं। अब मैं जानता हूं कि असली डर रूह में नहीं होता, वह समाज की बेरुखी में होता है। और उससे लड़ने के लिए माया का खून होना कोई श्राप नहीं, वरदान है। वे एक पुराने गांव पहुंचे जहां माया का जन्म हुआ था। वर्धा के पास एक छोटा सा गांव, जिसका नाम शायद नक्शों में नहीं मिलता, लेकिन जहां हर घर, हर गली और हर पेड़ किसी गहरे अतीत की परछाई ओढ़े बैठा था। पिया ने गांव के बीचों बीच एक पुराना स्कूल देखा। टूटे हुए फर्श, गिरी हुई छतें और दीवारों पर सूखे रक्त जैसे धब्बे। गांव के बुजुर्गों ने बताया, यही वो स्कूल था जिसमें कभी माया नाम की लड़की पढ़ा करती थी, जब तक कि गांव वालों ने उसे चुड़ैल नहीं घोषित कर दिया। पिया के हाथ कांप गए। उसने फैसला किया, यही एक पुनर्वास केंद्र बनेगा, उन बच्चों के लिए जिन्हें मानसिक रूप से बीमार समझकर तिरस्कृत किया जाता है। एक ऐसा स्थान जहां न कोई आत्मा होगी, न शोषण, सिर्फ समझदारी और अपनापन। लेकिन गांव वाले अभी भी डरे हुए थे। उनके भीतर माया की छवि एक बद्दुआ जैसी बस चुकी थी। पिया जब भी किसी से बात करती, वे या तो चुप हो जाते या घर के भीतर भाग जाते। कुछ ही दिनों में अजीब घटनाएं फिर शुरू हो गईं। रात के समय स्कूल के पास टहनियों के टूटने की आवाज आती, कोई औरत की हंसी गूंजती, दीवारों पर खुद ब खुद कुछ लिख जाता, मैं अब भी यही हूँ। पिया ने सोचा, शायद ये सब गांव वालों की घबराहट का परिणाम है। लेकिन एक रात उसने खुद देखा,
स्कूल के अंदर दीवार पर उसकी खुद की तस्वीर खून से बनी हुई। वह डर गई पर टूटने नहीं दी खुद को। उसने विक्रम से कहा, अगर माया की आत्मा अब भी यहीं है तो इसका मतलब है कि कुछ ऐसा अब भी बाकी है जो अधूरा है, कोई और भी रहस्य जिसे हमने नहीं छुआ। विक्रम ने गांव के पुराने पुजारी से संपर्क किया, बाबा माधव, जो अब 90 वर्ष से ऊपर थे लेकिन जिनकी आंखें अब भी तेज थीं। बाबा ने लंबी सांस लेकर कहा, तुम लोग सिर्फ आधी सच्चाई जानते हो। माया की पीड़ा सिर्फ उसकी हत्या तक सीमित नहीं थी। उसके साथ एक और अपराध हुआ था, उसका बच्चा जो कभी जन्म नहीं ले पाया। विक्रम और पिया स्तब्ध रह गए। माया गर्भवती थी? पिया फुसफुसाई। बाबा ने सिर हिलाया। हाँ, और उसके बच्चे को गांव के ही एक पुजारी ने मार दिया, यह कहकर कि वह अपवित्र शक्ति को जन्म देगी। माया तब सिर्फ 16 साल की थी। अब सब स्पष्ट होने लगा। माया की आत्मा क्यों मुक्त नहीं हो पा रही थी? उसका मातृत्व अधूरा था, उसका अस्तित्व छीन लिया गया था और वह अब भी अपने बच्चे के लिए भटक रही थी। पिया ने विक्रम से कहा, हमें उस जगह को खोजना होगा जहां वह बच्चा दफनाया गया। बाबा माधव ने उन्हें एक पहाड़ी की ओर इशारा किया जहां पुराने समय में गांव वाले बलि के लिए मिट्टी की समाधि बनाते थे। अगली सुबह पिया और विक्रम वहां पहुंचे। एक पुरानी काली चट्टान के नीचे खुदाई शुरू की गई। घंटों की मेहनत के बाद उन्हें एक छोटा सा कपड़े का पोटली मिला जिसमें राख, टूटे खिलौने और एक अधजला कंगन था। उसके पास एक पत्ते पर माया का लिखा नाम शिवा। शिवा। माया अपने बच्चे का नाम शिवा रखना चाहती थी। पिया की आंखें भर आईं। उन्होंने उस जगह पूजा की, फूल चढ़ाए और वहां एक पत्थर पर लिखा, यहाँ माया के अधूरे सपने को सम्मान मिला। और उस रात पिया ने सपना देखा, माया एक सफेद साड़ी में मुस्कुरा रही थी। उसकी गोद में एक बच्चा था। वह बोली, अब मैं जा सकती हूँ। अगले दिन स्कूल की दीवारों से सारे रक्त जैसे धब्बे गायब हो चुके थे। हवाओं में हल्कापन था। गांव वालों ने पहली बार पिया को धन्यवाद कहा और विक्रम ने उस जमीन पर पहला ईंट रखा, उस मानसिक पुनर्वास स्कूल की नींव जो अब माया वेलफेयर होम कहलाया। माया वेलफेयर होम अब एक सुंदर संरचना बन चुकी थी। गांव के बच्चे जो कभी जंगल में भटकते थे अब रंगों से खेलते थे, किताबों में छिपी दुनिया तलाशते थे। पिया और विक्रम ने यह सपना याद से पिसिया था और मैं और अब वो साकार हो चुका था। लेकिन सपनों की जड़ें अगर पुराने जख्मों से जुड़ी हों तो कभी कभी उनमें फिर से कांटे उगाते हैं। एक दिन स्कूल में एक नया लड़का आया, नाम था अर्जुन। उसकी उम्र करीब 6 साल रही होगी। दुबला पतला, बहुत शांत। उसकी माँ गांव की एक विधवा थी जिसने कहा कि अर्जुन बहुत अजीब है। वो किसी से बात नहीं करता पर रात को नींद में चीखता है, माँ मुझे बचा लो, आग लग गई है। पिया ने उसे देखा और एक सिहरन सी हुई। अर्जुन स्कूल में सबसे अलग था। वो दूसरों से न घुलता न हंसता, लेकिन एक चीज उसे खास बनाती उसकी चित्रकारी। कागज और रंग जैसे उसके शरीर का हिस्सा थे। वो आंखें बंद करके भी चित्र बना सकता था और जो चित्र वो बनाता था वे किसी भी बालक की कल्पना से परे थे। एक दिन जब पिया ने उसकी फाइल खोली तो उसका रंग उड़ गया। अर्जुन ने एक चित्र बनाया था, एक जली हुई लड़की जिसकी गोद में बच्चा है और उसके पीछे एक जलता हुआ मानसिक अस्पताल। पिया ने अर्जुन से पूछा, ये किसका चित्र है? अर्जुन ने बस एक शब्द कहा, माया। उस रात पिया को बुखार चढ़ गया। वह बिस्तर पर पड़ी रही और बार बार उसे अर्जुन की आंखें याद आती रहीं, गहरी, शून्य से भरी, जैसे कोई उसमें से झांक रहा हो। विक्रम ने उसे शांत किया, शायद ये सिर्फ तुम्हारे दिमाग का भ्रम है। तुम थकी हुई हो, हम सबको अब आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन पिया जानती थी कुछ तो है। कुछ दिन बाद अर्जुन ने स्कूल की दीवार पर एक चित्र बना दिया बिना किसी से पूछे। वो चित्र था माया की मौत का क्षण, जैसे किसी ने वहां मौजूद रहकर उसे देखा हो। गांव वाले घबरा गए। उन्होंने कहना शुरू कर दिया, माया लौट आई है, इस लड़के के अंदर, हमें स्कूल बंद कर देना चाहिए। एक दिन अर्जुन स्कूल नहीं आया। विक्रम और पिया उसके घर पहुंचे। माँ रोती हुई मिली, बोली,
वो बोलता है कि उसकी असली माँ अब आ रही है, वो उसे लेने आएगी, और वो कहता है वो सफेद साड़ी में है और उसके चेहरे पर जलन के निशान हैं। पिया को झटका सा लगा। वह तुरंत स्कूल पहुंची और लाइब्रेरी के कोने में बैठ गई जहां अर्जुन घंटों बैठकर चित्र बनाता था। वहां उसे एक और चित्र मिला जिसमें एक औरत उसे गले लगा रही थी और नीचे लिखा था, मैं लौट आई हूं। हस्ताक्षर में एक नाम था, माया। अब सवाल सिर्फ यह नहीं था कि क्या माया की आत्मा वापस आई है। सवाल यह था, क्या अर्जुन माया का पुनर्जन्म है या फिर माया अर्जुन के शरीर में लौट आई है। विक्रम ने इसे संयोग कहा, लेकिन पिया का दिल कुछ और कह रहा था। उस रात अर्जुन खुद चलकर पिया के पास आया। बिल्कुल शांत स्वर में बोला, मुझे वापस उसी जगह जाना है जहां तुमने मेरी समाधि बनाई थी, वहीं जहां मैंने अपना बच्चा खोया था। पिया की सांसें थम गईं। वह बोली, क्यों? अर्जुन बोला, क्योंकि अब मुझे पूरा होना है। अधूरी माँ की अधूरी आत्मा तब तक नहीं जाएगी जब तक वो अपने बच्चे को एक बार फिर गले ना लगा ले। पिया ने पूछा, क्या तुम माया हो? अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, नहीं, मैं वो हूं जो माया के प्यार से जन्मा था। मैं उसका अधूरा सपना हूं। अब पिया के सामने दो रास्ते थे। या तो वह अर्जुन को गांव से दूर भेज दे ताकि उसका बचपन नष्ट न हो, या फिर उसे लेकर उस समाधि तक जाए और जो कुछ भी होना है उसे स्वीकार करे। उसने दूसरा रास्ता चुना। अगली सुबह वह अर्जुन के साथ पहाड़ी के पास उस पुराने स्थान पर गई जहां माया के सपनों की राख दबाई गई थी। वहां अर्जुन ने घुटनों पर बैठकर जमीन को छुआ, आंखें बंद कीं और फिर अचानक जोर से बोला, माँ, अब तुम जा सकती हो। हवा चलने लगी, पत्ते उड़ने लगे और एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे वहां एक परछाई है माया की जो अर्जुन को देखकर मुस्कुरा रही है। और फिर सब शांत हो गया। उस दिन के बाद अर्जुन ने डरना बंद कर दिया। वह हंसने लगा, बच्चों के साथ खेलने लगा और चित्र बनाना छोड़ दिया, क्योंकि अब उसके अंदर कोई और नहीं था, सिर्फ अर्जुन था। पिया ने सोचा शायद अब सब वाकई खत्म हो गया है। कैमरे की नजर और जो दिखा नहीं लेकिन दर्ज हो गया। माया वेलफेयर होम अब राज्य स्तर पर प्रसिद्ध हो चुका था। अखबारों में खबरें छपने लगीं। एक आत्मा से प्रेरित पुनर्जन्म की कहानी ने बदला गांव का भविष्य। माया अब डर नहीं, उम्मीद है। एक प्रतिष्ठित न्यूज चैनल ने पिया और विक्रम से संपर्क किया। एक डॉक्यूमेंट्री बनानी थी। उनका उद्देश्य था मानसिक स्वास्थ्य के लिए समाज में जागरूकता फैलाना और माया की कहानी को एक नई रोशनी में दुनिया के सामने लाना। पिया थोड़ी झिझकी, लेकिन मान गई। शायद यह माया को अंतिम विदाई देने का तरीका था। टीवी टीम गांव पहुंची। कैमरे, लाइट्स, माइकेबाट्स और माइकाबाइक से केटी के था है। वे 3 दिन के शूट के लिए रुके। सबसे ज्यादा उत्साहित था अर्जुन। अब वह पूरी तरह से सहज था, बच्चों का लीडर बन चुका था, सबका प्यारा। पहले दिन का शूट सफल रहा। टीम ने स्कूल, बच्चों और क्लासरूम्स को कवर किया। पिया और विक्रम का लंबा इंटरव्यू लिया गया जिसमें उन्होंने बिना झिझक माया की कहानी भी सुनाई। रात को जब सारे कैमरे ऑफ हो गए, टीम का एडिटर नील फुटेज देखने बैठा। एक क्लिप में जहां पिया बच्चों से बात कर रही थी, नील ने कुछ अजीब देखा। पिया के पीछे दीवार के पास कुछ हलचल सी थी। नील ने झूम करके देखा, एक साया, सफेद साड़ी, लंबे बाल और चेहरा अधजला। उसका शरीर दीवार में समा गया। नील की उंगलियां रुक गईं। उसकी आंखों में डर उतर आया। वह दौड़ता हुआ पिया के पास गया। मैम, आप ये देखिए। पिया ने फुटेज देखा। उसकी सांसें थम गईं। ये माया है। विक्रम को बुलाया गया। टीम के बाकी सदस्य घबरा गए। उनमें से एक कैमरा असिस्टेंट ने कहा, सर, जब हम लाइब्रेरी में शूट कर रहे थे, मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। अगली सुबह जब स्कूल खुला, अर्जुन गायब था। सारा स्टाफ खोजने लगा। बच्चे सहम गए। गांव वालों को फिर पुराने डर सताने लगे। पिया दौड़ती हुई लाइब्रेरी पहुंची, जहां वह अक्सर अर्जुन को पढ़ते देखती थी।
वहां की दीवार पर ताजा खून से एक वाक्य लिखा था, तुमने सोचा मैं चली गई? नहीं, मैं वहीं रहती हूँ जहां मुझे अधूरा छोड़ा गया। विक्रम ने पुलिस को बुलाने की बात की, लेकिन पिया ने रोका। नहीं, अगर अर्जुन गया है तो माया उसे ले गई है। लेकिन क्यों? उसने तो हमें विदा कर दी थी। और तब स्कूल के पीछे की बाउंड्री से एक और फुटेज मिला। उस पत्रकार टीम के एक हैंडीकैम में रिकॉर्ड हुआ, जिसमें देखा जा सकता था अर्जुन किसी को हाथ देकर बुला रहा है। कैमरे में उस किसी का चेहरा नहीं था, लेकिन उसके पीछे एक और परछाई चल रही थी। 2 परछाइयां। पिया ने समझा माया अकेली नहीं थी, अब कोई तीसरा भी इस कहानी में था। उसी शाम गांव के मंदिर के पुजारी पिया से मिलने आए। उन्होंने कहा, जो भी हो रहा है वह अब सिर्फ माया से नहीं जुड़ा, किसी और ने उस आत्मा को जगा दिया है। कौन? पिया ने पूछा। पुजारी बोले, जिस पुजारी ने माया के बच्चे को मारा था, उसने उसी मंदिर के नीचे उसे शाप दिया था कि तेरा न कोई अतीत बचेगा, न वर्तमान, न भविष्य। वह अब भी यहाँ है, एक और आत्मा के रूप में, जिसे तुमने अभी तक नहीं पहचाना। पिया ने समझा अर्जुन सिर्फ माया का पुत्र नहीं, बल्कि अब एक युद्ध भूमि बन चुका है। 2 आत्माएं, एक माया जो प्रेम और अपमान की गवाह थी, और दूसरी वह अंधी तांत्रिक आत्मा जो अब भी माया के अस्तित्व को मिटाना चाहती थी। रात को जब सब सो गए, पिया को सपना आया। माया जलती हुई खड़ी थी, उसके हाथ में अर्जुन था। पीछे से एक छाया आकर उसे घसीट रही थी गहरी हंसी के साथ। पिया ने चिल्लाकर पूछा, तुम क्या चाहती हो? आवाज आई, मुझे वो चाहिए जो अधूरा है। जब तक माया के अंश इस धरती पर हैं, मैं शांत नहीं रहूंगा। सुबह उठते ही पिया ने निर्णय लिया, अब अंतिम युद्ध होगा। माया को मुकम्मल मुक्ति और अर्जुन को सुरक्षा तभी मिलेगी जब इस तीसरी छाया को खत्म किया जाए। पिया अब किसी भ्रम में नहीं थी। अर्जुन सिर्फ एक मासूम बच्चा नहीं था, बल्कि एक ऐसा माध्यम बन चुका था जिसके जरिए 2 आत्माएं, एक प्रेम की और एक घृणा की, अपनी अंतिम लड़ाई लड़ रही थीं। विक्रम, जो शुरुआत से विज्ञान और यथार्थ की ओर झुका था, अब पहली बार आत्मा और परालौकिक शक्तियों के अस्तित्व को स्वीकार करने लगा था। उन्होंने एक निर्णय लिया, गांव के उस प्राचीन मंदिर में जाना होगा जहां कभी उस शाप का उच्चारण हुआ था। वहीं से सब शुरू हुआ था, वहीं सब खत्म भी होगा। मंदिर की कथा। वह मंदिर अब खंडहर बन चुका था। लोग वहां पांव तक नहीं रखते थे, लेकिन बाबा माधव ने बताया यही वह स्थान था जहां माया का गर्भ बलिपुत्र घोषित कर जलाया गया था। और उस समय के मुख्य पुजारी तांत्रिक स्वामी वीरभद्र ने एक शाप दिया था, जिस स्त्री ने मेरे आदेश को चुनौती दी, उसका रक्त अगली 7 पीढ़ियों तक शापित रहेगा। अब सब समझ आ गया। माया का अपराध केवल यह था कि उसने एक संत की तानाशाही का विरोध किया, और अब उसकी आत्मा को सिर्फ इसलिए चैन नहीं मिल पा रहा था क्योंकि वीरभद्र की आत्मा अब भी वहीं कहीं था, छिपी हुई, शक्तिशाली और बदले की आग में जलती हुई। अर्जुन की खोज। अर्जुन अब भी लापता था। 3 दिन बीत चुके थे। पिया का दिल घबराने लगा था। चौथे दिन गांव के एक बच्चे ने बताया कि उसने अर्जुन को पुरानी हवेली की छत पर देखा, अकेला बैठा था, आंखें बंद, होंठ बुदबुदाते हुए। पिया दौड़कर वहां पहुंची। अर्जुन वहां बैठा था, लेकिन अब वो अर्जुन जैसा नहीं लग रहा था। उसकी आंखें लाल थीं, माथे पर राख, और वह कुछ संस्कृत में बोल रहा था जिसे पिया नहीं समझ पाई। लेकिन बाबा माधव बोले, ये तंत्र मंत्र है। वीरभद्र अब अर्जुन को अपने नियंत्रण में ले चुका है। हमें जल्दी कुछ करना होगा, पिया रोई। अंतिम अनुष्ठान। पिया, विक्रम और बाबा माधव ने मंदिर के गर्भगृह में यज्ञ करने की योजना बनाई। एक ऐसा अनुष्ठान जिससे माया को अंतिम विदाई और वीरभद्र की आत्मा को बांधने की शक्ति मिल सके। एक कठिन रात, बारिश में, बिजली की गूंज के बीच पिया ने माया की राख और अर्जुन की पहली तस्वीर को अग्नि में समर्पित किया। तभी अर्जुन वहां आया, लेकिन वो अर्जुन नहीं था, बल्कि वीरभद्र था, उसके शरीर के भीतर। उसने हंसते हुए कहा, तुम सोचते हो आत्माएं जलती हैं? नहीं, वे सिर्फ रूप बदलती हैं। मैं अब अर्जुन हूं और माया मेरी बंदी। पिया चिल्लाई, माया
अगर तू सच में माँ है तो अपने बेटे को बचा ले। तभी यज्ञ अग्नि से एक प्रकाश निकला और उस प्रकाश में एक स्त्री आकृति प्रकट हुई, माया। उसके चेहरे पर आंसू थे, लेकिन साथ ही सुकून भी। उसने अर्जुन की ओर देखा और कहा, अब बस बेटा, तुझे अब डरने की जरूरत नहीं। मैं जा रही हूं, लेकिन तुझे जीना है। उसने अपने हाथ फैलाए और अर्जुन को गले लगाया। एक तेज प्रकाश फटा। वीरभद्र की चीख गूंजने लगी, नहीं, मैं अधूरा हूं, मैं अमर हूं। लेकिन आग ने सब समेट लिया। अर्जुन बेहोश हो गया। माया की आत्मा धीरे धीरे धुएं में विलीन हो गई। नया सवेरा। अर्जुन जब जागा, उसकी आंखों में मासूमियत लौट आई थी। उसे कुछ भी याद नहीं था, न माया, न वीरभद्र, न मंदिर। पिया ने उसे गले से लगा लिया। अब तुझे बस जीना है अर्जुन। समाप्ति। माया वेलफेयर होम आज एक संस्था बन चुका है। पिया और विक्रम अब देश भर के ऐसे बच्चों के लिए काम करते हैं जिन्हें अजीब, पागल या अशुभ कहा जाता है। और उस मंदिर के सामने एक छोटा पत्थर रखा है जिस पर लिखा है, यहाँ एक माँ ने अपने बेटे को बचाया और एक औरत ने अपने भाई को हराया। माया अब नहीं है, लेकिन हर उस माँ में है जो अपने बच्चे को बचाने के लिए लड़ती है। हर उस आत्मा में है जो प्रेम के लिए मरती नहीं, जीती है। हेल्प समाप्त।